Anybody who can tell me who has been cheated upon or who had been cheating? Somebody has written कि जी my cousin, I think she was a female, जो she had been cheating on him. मतलब इसका मतलब उसकी cousin जो है वो उसकी wife थी, ऐसा ही था. Okay, this fine. Next, anybody else? ये जो जगह है मेरी, इस जगह को जहाँ पे हम सजदा करते हैं, इसके यहाँ तो हड्डी है ना, हड्डी के पीछे आपका मगज़ होता है जिसको ब्रेन कहते हैं. वहाँ पर जो सजदे के पीछे वाली जगह है, इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं और इसके अंदर बेसिकली 45 इसके स्मॉल लिटिल पार्ट्स हैं. जब आप एफएमआरआई करवाते हैं तो जो चीज़ अफ़ेक्ट होती है उसका कलर चेंज हो जाता है. जब हम एमआरआई करवाने जाते हैं तो एफएमआरआई उससे अगली स्टेज है मैग्नेटिक रेजोनेंस की. तो जब उसका कलर चेंज होता है तो पता चलता है कि आपके ब्रेन के कौन से पार्ट को अफ़ेक्ट हुआ. ठीक? तो वो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि कौन-सा रास्ता क्लोज़ हो गया आपके ब्रेन का, क्योंकि दिस इज़ प्लेस वेयर इनिशिएटिव इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. अल्लाह ताला कहते हैं ना, क़यामत के दिन हम आपको यहाँ पेशानियों से पकड़ेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था. दिल में एनर्जी थी, यहाँ से प्रोसेस होना शुरू हुआ और उसके बाद आपको पिक्चर में तीसरी एक चीज़ नज़र आ रही होगी, अमिग्डाला राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है अमिग्डाला. ये फ़ियर रिस्पॉन्स, इमोशन रिस्पॉन्स पार्ट है. जितना आपकी बॉडी के अंदर फ़ियर बढ़ते चले जाएँगे, उतना इसका साइज़ बढ़ता शुरू हो जाएगा और कॉर्टिज़ोल जो फ़ियर हार्मोन है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा. इतनी तेज़ी से रिलीज़ होगा कि आपका डोपामाइन इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. यानी आपकी जो काम करने की सलाहियत है कम हो जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देंगे. ये बार-बार मैं लफ्ज़ बोलूँगा. अदर देन दिस टॉपिक आल्सो एक दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि व्हाई यू फील इन लो मूड, वो भी इंशाल्लाह ताला हम इसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे. ये जो आपके हिप्पोकैम्पस जहाँ लिखा हुआ है, ये बेसिकली ब्रेन का जो लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज़ होती हैं, यहाँ पर जमा होती हैं. इसलिए आपको अक्सर आपने देखा होगा लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ को याद रहती है. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी अंदर स्टोर है, ठीक है? और इसमें आमतौर पे पॉज़िटिव मेमोरीज़ होती हैं. तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मैग्डेला के दरमियान में जो नर्व चल रही है, बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एनर्जी फ्लो. अगर फ़ियर हार्मोन्स ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे प्रॉब्लम होगी, तो आपकी पावर ऑफ इंटेंशन जो है, एनर्जी, इरादा करने की सलाहियत, काम करने की नीयत जो है वो कम हो जाएगी, आपका दिल नहीं करेगा और जो आप करते चले जा रहे हैं, वही आप करते चले जाएँगे और आप एक ही काम के ऊपर कंसिस्टेंटली या आप डीप डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देंगे या आपकी इंटेंशन कम हो जाएगी, आप एक ही काम पे लगे रहेंगे और आपको हैबिट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपका अमिग्डाला जो है, जो अंदर फ़ियर रिस्पॉन्स चीज़ है, जब आप मोरालिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो फ़ियर रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है और वो फिर आप चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं और आप स्टॉप नहीं हो सकते. अच्छा जी, नाउ पहले ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज़ को कि बंदा जो अफ़ेक्ट हुआ, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं और जो फिर जिसने इसमें से जो निकलना चाहता है, फिर हम उसकी बात कर लेंगे. सबसे पहले जो बंदा अफेक्ट हुआ, अगर कोई बंदा इफ समबडी कैन टेल मी कि जी मैं चीटिंग से अफेक्ट हुआ हूं एंड ही वांट्स टू आंसर माय क्वेश्चन, तो वी कैन ऑलवेज गो अहेड विद दैट क्वेश्चंस प्लीज. आई वुड लाइक एनी फीमेल हु हैज बीन अफेक्टेड विद द चीटिंग ऑन हर पार्टनर बाय द पार्टनर, तो मुझे उसका जरा पता चले. इसको ये लगता है कि मुझे चीटिंग हुई, मेरे साथ चीटिंग हुई, मैं अपने पार्टनर के साथ सिंसियर था या सिंसियर थी और मेरे साथ चीटिंग हुई. जी. नन. ओके, नो प्रॉब्लम. First of all, let's find it out. अगर आप ये समझते हैं अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ चीटिंग हुई और आपको डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गई, आपको एग्रेशन हो गया, किसी ने एग्रेशन कर दिया या किसी ने अ, ज़ोर से बोला और फ़ोर्सफुली कोई काम किया या फ्रॉड किया या धोखा दिया और आपको डिप्रेशन हो गया या एंग्ज़ायटी हुई, एनीबॉडी हू कैन टेल मी दिस थिंग?
जी, एनीबॉडी हू वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस कि मुझे किसी बंदे के कहने की वजह से, किसी बंदे के नेगेटिव बिहेवियर की वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ, प्लीज़ लेट मी नो। जी, नो वन? ओके। मतलब यहाँ पे सारे के सारे बंदे ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन कभी नहीं हुआ? ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा बात कर लेता हूँ, माय नार्सिसिस्ट बॉस मेड मी डिप्रेस्ड, ये उमर फारूक हैं, ये इन्होंने कहा? Yes, sir. ओके, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। सब लोगों के लिए दिस आई एम गोइंग टू शेयर वन थिंग, आपको कभी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से डिप्रेशन नहीं होता। इट इज द पुअर हैंडलिंग ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट इज व्हाई यू गॉट डिप्रेस्ड, और it is the poor handling of the situation that is why you got depressed. Okay. जब आपको किसी ने भी, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने आके आपको एकदम कुछ कहा और आपका मूड लो हो गया, ये बात जरा गौर कीजिएगा, सब लोग जरा इसको अपने पल्ले बांध दीजिएगा जो मैं बताने लगा हूं। इट मे हेल्प यू कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन जस्ट नाउ। इट इज it is going to have a very good effect if you want to learn it। मैं क्लियर कर देता हूँ। दो रीजंस होती हैं लो मूड की, डिप्रेसिव मूड की, जो अभी तक मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, और मैं जो पिछले को 10-12 साल हो गए कि मैं पूछता था कि ये लो मूड क्यों हो जाता है। ओके, मेरे पास एक बंदा आया और उसने कोई बात कही, उसने कोई बात कही और मुझे वो बात बुरी लगी, तो वो बात उसने किसी और को भी कही होगी, उसे क्यों नहीं बुरी लगी? इसलिए कि उसके अंदर वो चिंगारी नहीं थी, उसका डॉट नहीं था कि जिसको वो जलाता तो तकलीफ देता। ओके, डन। जब मुझे बात बुरी लगी तो मेरा वो पुराना जो ट्रॉमा था कहीं, वो ट्रिगर हुआ और एकदम मैं नीचे चला गया। वो नीचे क्यों चला गया? मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ये मुझे टाइम नहीं देते, ये मुझे टाइम नहीं देती, इनको मेरा ख्याल नहीं है, मैं इधर अकेली बैठी रहती हूँ, मैं इधर अकेला बैठा रहता हूँ। तो आपका मूड लो हो जाता है। लो मूड इज प्योरली योर ओन प्रॉब्लम। मायूसी आपका आपका प्रॉब्लम है, किसी और का नहीं है। मायूसी मेरा प्रॉब्लम है, अगर मैं मायूस हूं तो मेरी प्रॉब्लम है। लो मूड इज माई प्रॉब्लम, और मैंने अल्लाह की एहसानात को ठुकराया था। वो लो मूड क्यों हुआ? इस वजह से नहीं कि लोगों ने मुझे कुछ आकर कहा या मुझे इग्नोर किया, नो। मेरा ब्रेन इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है। हर चीज का एक, जिस तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसी तरह ब्रेन की भी एक लैंग्वेज है, जो ब्रेन किस तरह इंटरप्रेट करता है। जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपने ये लिखना है कि हाउ डज द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस फियर एंड इनसिक्योरिटी, तो वो आपको फिर बताएगा। तो फिर आपके लिए काउंसलिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। ब्रेन किस तरह इंटरप्रेट करता है? ब्रेन इंटरप्रेट करता है इसको कि मुझे जब आके किसी ने कोई बात कही, चाहे वो इंसल्टिंग था, चाहे वो चीटिंग थी, चाहे किसी के साथ पिक्चर्स शेयर की थी, कभी किसी के साथ न्यूडिटी का काम किया था, कि शेम का काम किया था, किसी ने अग्रेसिव होके बात किया था, कोई बॉसी बिहेवियर था, तो मेरे ब्रेन ने ये इंटरप्रेट किया कि आई एम नॉट वर्दी, मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे अपनी पोजीशन लूज होने का फिक्र है। मेरा ब्रेन मुझे ये इंटरप्रेट करता है कि आई हैव लॉस्ट माय प्रेजेंट आइडेंटिटी, आई हैव लॉस्ट माय प्रेजेंट रिस्पेक्ट। उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ब्रेन ने क्या सोचा, मेरे ब्रेन ने मुझे क्या मैसेज दिया मेरी बॉडी को, कि आई हैव लॉस्ट माय प्रेजेंट रिस्पेक्ट। यानी दूसरे लफ्जों में, मैं अपने आप को इस लेवल पे समझ रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन या मेरी डिमांड थी कि मैं यहां हूं, और एकदम मैं नीचे चला गया। शैतान को जब सजदा करने के लिए कहा गया था, तो उसको अपनी पोजीशन लूज होने का फिक्र था, फिक्र पड़ गई थी। ही हैड अ फियर ऑफ लॉस,
ही हैड अ फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, अकेला रह जाने का खौफ। ही हैड अ फियर ऑफ सेपरेशन। ही हैड अ फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। ये जितने फियर्स हैं आपके, आपके अंदर ये फियर्स थे क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुझे इज्जत देगा। आपकी एक्सपेक्टेशन, या अगर एक्सपेक्टेशन को गलत कर दें, जब जब लफ्ज को, तो आपकी डिमांड ये थी कि आई वाज डिमांडिंग दिस थिंग फ्रॉम समवन एल्स। तो मैंने अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ था अपनी खुशी का। तो क्या खुदा के साथ ये रियलिटी बेस्ड बात होती है? क्या खुदा के साथ ये रियलिटी बेस्ड बात होती है कि मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है? इसका मतलब है मैंने अपना प्लग दूसरे के हाथ में दे दिया। तो मुझे अपनी पोजीशन लूज होने का खौफ हुआ, जैसे कि शैतान को हुआ था जब सजदा करने के लिए किया गया था और वो मलऊन हो गया, लानती हो गया। यानी दूसरे लफ्जों में जेलसी पूरी ट्रेवल कर गई। जैसे ही आप लव के अंदर से निकले, जेलसी ने वो सारी जगह अख्तियार कर ली और पूरे घर का माहौल खराब हो गया। यू वेंट इनटू लो मूड बिकॉज यू थॉट दैट यू आर अनवर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, लेकिन हकीकत में यू आर नॉट। नंबर वन। नंबर टू पार्ट, जब ये काम हुआ तो आपकी एक इमोशन जो जेलसी की थी दैट वाज अफेक्टेड, और दूसरी इमोशन जो थी दैट इज शेम, शर्म, शाइनेस। शर्म बुरी बात नहीं होती, शेम बहुत अच्छी इमोशन है, आपको पर्दे में रखती है, जानवर और इंसान के अंदर फर्क पैदा करती है। जानवर कपड़े नहीं पहनते, इंसान पहनते हैं। जानवर अपना डिस्टेंस रखते हैं, गैप मेंटेन रखते हैं, बहन बहन से, भाई बहन से, भाई बाप से, बेटा बाप से, माँ अपने बेटे से, मियाँ बीवी से। इट इज बिकॉज ऑफ द शेम। तो शेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, द मोमेंट द मोमेंट दिस थिंग हैपेंड, आपको किसी ने कुछ कहा या आपने कोई गलत काम किया और पुराना आपका ट्रॉमा ट्रिगर हुआ, तो आपने अक्सर देखा होगा गन्ने की जो मशीन होती है जिसमें से जूस निकलता है, तो वो इनवर्ड, उसके जो है ना वो जो मोटर है वो इनवर्ड मूव कर रही होती है। यहां पर आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो इनवर्ड मूव कर दिए। आपने अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले गए। सर्वाइवल मोड में क्यों ले गए? बिकॉज इट वाज इंटरनलाइज्ड शेम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। द इफेक्ट वाज इंटरनलाइज्ड शेम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी आपने अपने आप को जब लो समझा तो आपने इनवर्ट कर लिया। आप लोनलीनेस का शिकार हो गए। आप आइसोलेशन का शिकार हो गया। आपने अपने आप को श्रिंक कर लिया। आपने अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लिया। तो शेम में आपका माइंड भी शामिल होता है और आपकी बॉडी भी शामिल होती है। आप नुकरे लग के बैठ जाते हैं, साथ अलहदा हो जाते हैं दूसरी दुनिया से, और आप अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं, और वो कवर होता है लो मूड का, और इसकी आप तिजारत करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा लो मूड हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। इट इज बिकॉज यू थॉट, योर ब्रेन इंटरप्रेट कि मैंने अपनी पोजीशन लूज की, और वो इंटरनलाइज शेम का जो फैक्टर था वो एकदम आपको स्क्वीज कर गया, श्रिंक कर गया। आपके न्यूरॉन्स की शेप खराब हो गई। जैसे ही न्यूरॉन की शेप खराब हो गई, तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गए। आपको खौफ क्रिएट हो गया कि दुनिया मुझे कुछ कहेगी। आपकी सबसे पहले स्पीच क्लैरिटी कम हो जाएगी। आपकी अल्फाज आपके पास खत्म हो जाएंगे। आपकी टोन खराब हो जाएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ जाएगी। आप मूड ऑफ हो जाएगा। सर आप नीचे फेंक देंगे, कंधे आपके झुक जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जो कंटिन्यूस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। डोपामिन कम हो जाएगा। आपका उठ के काम करने को दिल नहीं करेगा, और फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। आपको पता भी होगा कि ये गलत काम कर रहा हूं, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने आप से ही कटना शुरू हो जाते हैं। दिस ऑल इज हैपनिंग इन केस ऑफ शेम। This all is happening when you consider that the other person is responsible for this। ये उस सूरत में। और अगर आपके अंदर गिल्ट वाला फैक्टर है कि आपने ही अपने साथ बुरा किया, जैसे कि ये इनफिडेलिटी में या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में होता है, दिस ऑल हैपेंस, और आपका मूड ऑफ होता है। और हर दफा, क्योंकि ये वाला रास्ता ब्लॉक है आपका, अब आपका मैगडेला पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया।
हाइपर एक्टिव होने से कॉर्टिसोल कंटिन्यूस रिलीज हो रहा है, ये वाला रास्ता इंटेंशन का जो खुदा के साथ कनेक्टिविटी थी, ये कम हो गया, क्योंकि आपकी जो इमोशन ऑफ करेज है, मॉरल इमोशन है, करेज इज अ मॉरल वैल्यू। अगर आप करेज नहीं शो करते, योर मोरालिटी इज योर मॉरली डाउन, और ये रास्ता ब्लॉक हुआ। पावर ऑफ इंटेंशन, डे टू डे रूटीन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी रोजमर्रा के काम करने की सलाहियत, आपकी कैलकुलेशन, आपके एनालाइज करने का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ, आप किस तरीके से दूसरों के साथ मिलते हैं, सोशल रिलेशनशिप कैसे कायम करते हैं, सबकी पावर डाउन, और यू आर बिल्कुल डाउन एंड यू आर इन डिप्रेशन। किसकी वजह से हुआ? यू डिनाइड अल्लाह ताला की जो बनाई हुई सलाहियत थी कि यू आर इक्वल, हर इंसान इक्वल है, यू डिनाइड दैट। और ये पता कब हुआ? अम्मी ने जब कहा था तुमने अपना घर संभाल के रखना है, डर डर के बचाना है, संभाल के रखना है, आपने अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन लूज कर दी। नेगेटिव नहीं होती पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यू हैव ऑल द राइट्स टू कन्वे योर फीलिंग्स, बट यू सेड कि मैंने घर बचाना है, घर बचाया नहीं, आपने घर का बेड़ा गर्क कर दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। सबसे कंप्लेक्स इमोशन शेम की होती है। शेम का मतलब सिर्फ कपड़े उतारना पहनना नहीं होता, वॉशरूम में जाना नहीं होता। शेम का मतलब होता है शाइनेस। शेम, सब इमोशंस में आपके दिमाग की एक्टिविटी शामिल है, शेम में आपकी बॉडी भी शामिल होती है। ओके, जब मैंने ये लफ्ज़ बोला कि जब आपको किसी ने बुरा कहा, जैसा कि दाऊद खान ने क्वेश्चन किया था कि मुझे मेरे बॉस ने कोई इल्लीगल ऑर्डर दिया तो मेरा मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ उसके इल्लीगल ऑर्डर वजह से नहीं हुआ। यू हैड ऑल द पावर टू रिप्लाई बैक, बट यू डिड नॉट डू दैट, क्योंकि यू हैड अ फियर कि मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या नौकरी देना उसका काम था? दैट वाज द प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन रिड्यूसेस डिप्रेशन, एक्सप्रेशन रिड्यूसेस डिप्रेशन। ओके, नाउ द इमोशन ऑफ शेम। जब मैंने आपको ये बात कही कि किसी बंदे ने आके आपको कोई लफ्ज बोला, तो आपको अपनी पोजीशन लूज होने का फिक्र हुआ, तो जेलसी स्टार्ट हुई। आपको अपनी पोजीशन लूज होने का फिक्र हुआ तो जेलसी स्टार्ट हुई, और आपने उसको इनवर्ड ले लिया कि मेरा ही कसूर है, मैं लो हूं, मैं लो हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, और मैं दूसरों के सामने जाते हुए घबराती हूं। तो इसको कहते हैं कि यू कंसिडर योरसेल्फ एक्सपोज्ड in front of people. You consider yourself vulnerable in front of people. And the emotion, the sub emotion here is, the word is called as embarrassment. You feel embarrassed. आपको दूसरों के सामने जाते ही अपने आप को लो फील होता है, सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी घबराहट में आ जाती है दूसरों को सामने, बिकॉज यू आर स्क्वीज्ड इनसाइड एंड योर बॉडी हैज बीन इंक्लूडेड इन दैट। गिल्ट में बॉडी नहीं होती, शेम में बॉडी होती है। जी, सानिया, क्या एनी एनीबॉडी हु इज क्लियर? क्योंकि टिल द टाइम शी इज नॉट गोइंग टू स्पीक, आई विल नॉट कम टू नो कि इसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। रिपीट वाला फैक्टर जरा दोबारा क्वेश्चन क्या है, दोबारा भी पूछे, अपने मुंह से पूछें ये। जी मिस सानिया। Yes, sir. It's clear now. जी, ये सानिया कौन है? जी सानिया आ सर। रही? जी जी सानिया, आपका क्या क्वेश्चन बात है? कर रही है। जी सर, मैंने यही पूछा था आपसे रिलेशनशिप वाला, और नाउ इट्स क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, ये यहां तक हम पहुंचे थे कि एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज अ प्रोबेबिलिटी। आपने एक्सपेक्ट किया, उन्होंने कहा, या कोई भी बंदा कहता है मैंने एक्सपेक्ट किया, तो फिर प्रॉब्लम किसके साथ है? मेरे साथ ना। एक्सपेक्टेशन एक प्रोबेबिलिटी होती है जो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, टीम जीत भी सकती है, टीम टीम हार भी सकती है। आपको इस बात पे हर्ट होना किस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने, ये डिमांड नहीं हो सकती ना किसी से, ये डिमांड नहीं हो सकती किसी से कि जी मैं जीतूं, मैं हारूं। Basically, the problem is that most of the people are considering that it is their basic right. It is their basic right. तो let it be very clear. मेरी डीड्स मेरी जिम्मेदारी है, आपकी डीड आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये अलाइनमेंट है, ये पैरेलल रेलवे की ट्रैक है कि मैं जो कर रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं अल्लाह ताला के साथ हूं, दूसरा बंदा जो कर रहा है उसका जिम्मेदार अल्लाह ताला के साथ हूं।
जब मैं अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता हूँ या डिमांड करना शुरू कर देता हूँ, जिसको मैं डिमांड का नाम देता हूँ, तो डिमांड करने की कहीं इजाजत नहीं है। हर बंदे का कैरेक्टर अपना है, पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा जो है, मैं कहता हूं कि ये जो हमारे मुल्कों में जो प्रॉब्लम हुई, इसमें सबसे बड़ा इशू ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है, ये जो शादियों वाला चक्कर है ना, एक इंसान, एक मर्द क्यों दूसरी औरतों की तरफ जा रहा है? कभी किसी ने इस बात पे गौर किया? ये बेसिकली इंस्टिंक्टिव नीड है, ये नेचर नहीं है, ये फितरत नहीं है। नेचर वो होती है जो नर्चर हो सके, इंस्टिंक्ट वो होती है जो अल्लाह ताला ने पैदा की और उसको आगे चलाया भी। ये इंस्टिंक्टिव नीड है। अगर खवातीन जो हैं दूसरी तरफ जाती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ, तो इंस्टिंक्टिव नीड नहीं है, ये लर्न्ड बिहेवियर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सर कदे हजरत आदम के अलैहिस्सलाम के अंदर से पैदा हुए, उनकी पुश से पैदा हुए, तो चीज उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ब्लॉक कर दिया था। उनकी बायोलॉजी इस चीज को अलाउ नहीं करती। मेल की बायोलॉजी इसको कहती है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर फास्ट मूविंग बहुत है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स इस तरह के हैं कि उनकी जो नीड है इट इज मोर देन एनफ, मोर देन वन, और इसीलिए वो बार बार दूसरे की तरफ भागता फिरता है। और हमारे यहाँ खवातीन को ये डरा दिया गया, हमारे यहाँ खवातीन को ये डरा दिया गया कि देखें कितने दूजा ब्याह ना कर ले। जब किसी की 4 रोटियों की नीड है, तो वो 3 क्यों खाएगा, 2 क्यों खाएगा, 1 क्यों खाएगा? हाँ, उसकी नीड 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, ऑप्शन है उसके पास। तो ये जो फैक्टर है, इट इज द इंटरनल फियर, जो ना शादी करने से, ना शादी करने की इजाजत देने की वजह से, एक बार आपने यहां से बुलाया तो दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो गया। You were possessive, you were having a fear of loss, you were having a fear of being abandoned, you are having a fear of being separated, you have having a fear of left alone। आपको अपनी पोजीशन लूज होने का खौफ हुआ, वो चीजें आपको तंग कर रही हैं, ये पोजेसिव बिहेवियर है। दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव। लव इज प्योर, लव सिंसियरिटी, लव इज केयर, लव इज काइंडनेस। काइंडनेस और केयर में जरा फर्क मैं क्लियर कर दूं। केयर का मतलब है दूसरे को देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, और काइंडनेस जो है उस सूरत में लुक आफ्टर करना जब आपके ऊपर तकलीफें गुजर रही हैं। काइंडनेस वो है, आपको प्यास लगी हुई है, आप अपना पानी दूसरे को दे रहे हैं, फिर प्यास लगी है, फिर दूसरे को पानी दे रहे हैं, फिर प्यास लगी है, फिर दूसरे को पानी दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज काइंडनेस। आपने कोई चीज सोची और उसके ऊपर हो जाए, तो ये आपके ज़हन का फतूर तो हो सकता है, ये होने नहीं वाला नहीं है ऐसा। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने पूरा इंस्टीट्यूट बनाया और उसकी अपनी बाउंड्री है और आपकी अपनी बाउंड्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी वेरी क्लियर, इफ यू आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, अगर आप साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो यू नीड टू हील योर ट्रॉमा, यू नीड टू हील योर ट्रॉमा थ्रू द emotions which were disturbed, and here the emotion of jealousy is being disturbed and emotion of shame is being disturbed। ये दो मेजर इमोशंस हैं जो आपकी जो ये समझ लें कि ये जो इमोशंस हैं ये ब्रिक्स हैं जो अपनी जगह से हिल गई कि मेरी पोजीशन को अफेक्ट हुआ, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वहां पे आप अपनी बाउंड्री में उसको एंटर होने दिया और आपने उसको जोर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और वो बंदा आपके हाथ से निकल गया। यू रिएक्ट तो यू कैन नॉट लर्न। लर्न करने के लिए, अपनी इमोशन को रिलीज करने के लिए पहले उस लर्निंग मोड में आना पड़ेगा। ये ब्लेम से काम कभी नहीं होगा। मैंने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये बाद की बातें हैं। जब आपने एक बात को इनकार ही कर दिया, तब मैं उसके ऊपर कैसे चलूं? ओके, सो वी नीड टू कम इन द लर्न। अगर आप लर्निंग मोड में नहीं है, अगर आप लिसनिंग मोड में नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। साइकोलॉजिकल सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक बंदा अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो है, वो इंसान खतरनाक नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता। वो इंसान खतरनाक है जिसने जो पहले लर्न कर लिया, अब वो अनलर्न नहीं करना चाहता, अब वो रीलर्न नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, तब आप इस सिचुएशन में से बाहर आएंगे। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं इसी तरह ही बातें करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, कम से कम 300-350 केसेस सिर्फ सुइसाइडल थॉट्स के, इस वजह से उनमें से 200 तो यही वाली सिर्फ वजह होगी, मेरा ख्याल है 45-50 मिनट में ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी सोच का प्रॉब्लम है।
एक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, सोच को चेंज करना है। जो चीज तंग कर रही है वो आपकी सोच है, बंदा नहीं तंग कर रहा आपको, क्योंकि सोते में आपको ये काम कभी नहीं होगा। अच्छा जी, नाउ कमिंग ओवर टू द पर्सन जिसने चीट किया। अब हम उसकी तरफ जिस तरह आदमी के लिए दूसरी दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना इंस्टिंक्टिव है, लाइक टेस्टोस्टेरोन इसमें होता है और जो भी है, और औरत को जिस तरह इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है आदमी से, तो फिर वो अगर हर्ट होती है तो आदमी के ऊपर भी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि उसको उसकी लाइक उसको उसकी फीलिंग्स का एहतराम करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इस केस में। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इतनी आपकी है सेक्सुअल ड्राइव आपको तंग कर रही है या जो कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको एक बेहतर तरीके से क्यों नहीं लेके चलते? अगर आपको लगता है कि आपकी नीड्स एक जगह से पूरी नहीं हो रही, तो आप उसको लीगल वे में और बेहतर तरीके से आप जाओ, दूसरी शादी करो या जो मर्जी करो। तो ये चीज़ आदमी स्टेप क्यों नहीं लेता? वो सिर्फ बातों और इन चीज़ों की तरफ क्यों जाता है? सेक्सटिंग की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, सेक्सटिंग या जनरल आप किसी फ्लर्टी मैसेजेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो। ओके, सबसे पहले तो मैं दोबारा फिर बता देता हूं, इफ यू आर और एनी वन दैट पर्सन इज बींग हर्ट, इट इज योर फॉल्ट। लेट इट बी वेरी क्लियर, देर शुड नॉट बी एनी थॉट ऑन दिस। ओके, लाइक अब मेरी बात अब पहले, आप बेटा इस मेरी बात पॉइंट समझ पे आ हो। गई? हाँ जी, आगे मुझे समझ, आप हर्ट नहीं हो रहे, ठीक है? लेट्स टेक दैट, तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट शुड यू डू? ओके, लेट इट बी, लेट, यस दैट्स राइट। आप हर्ट नहीं हो रहे, दो तरीके। मैंने उस दिन भी शायद आपको ये बात, मेरा ख्याल आप पता नहीं आखिर तक बैठी थी या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा हाँ जी इंटरनेट वो हो गया था डिस्कनेक्ट। ओके, मैंने ना वहां पर एक हदीस का रेफरेंस दिया था। बिलीफ सिस्टम अफेक्ट्स डायरेक्टली ऑन योर नर्वस सिस्टम, जिसको आप ट्रू मानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे और उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ चीट किया। तो क्योंकि गवाह को नहीं थे, अगर आप किसी इल्जाम लगाते हैं तो 4 गवाहियां लाना लाजमी थी, और वो भी प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से कि जिस तरह कहते हैं सुई के अंदर धागा परोया जाता है, ये उसके अल्फाज हैं। जब तो जब ये तो उधर थी नहीं मौजूद, ये वाली जो सिचुएशन थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो हो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम 4 दफा कसम खाओगे कि इसने ये काम किया। उस बंदे ने 4 दफा कसम खा ली, लानत हो मुझ पर अगर ये काम हो, लानत हो मुझ पर अगर ये काम, अगर मैं झूठ बोलूं तो। साथ ही खातून को भी कह दिया कि तुम भी ये कसम खाओ कि तुमने ये काम किया या नहीं किया, या मान जाओ। तो उसने कसम खा ली कि मैंने ये काम नहीं किया। 5वीं दफा जब कसम खाई गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा कि अब तुम्हारे पास अख्तियार नहीं है इस दुनिया में कि इसको कुछ कहो। एक ऑप्शन है, तुम उसको छोड़ दो, दैट्स ऑल। आपके पास ये अख्तियार ही नहीं है कि किसी को इस लेवल पे जाके चेक करें। आप जब किसी भी चीज की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते, इट इज योर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं दोबारा फिर लफ्ज बोलता हूं, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग जो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ और मेरा दिन मेरे साथ वाला फैक्टर जो है, तो आप वहां से तंग होते हैं। आप वहां से तंग होते हैं। You expected something, you demanded something, you thought that I am sincere. तो दुनिया रेसिप्रोकेशन नहीं चलती। आई एम सॉरी, दिस वर्ल्ड इज नॉट मूविंग, दिस वर्ल्ड इज नॉट मूविंग ऑन रेसिप्रोकेशन। एक मिनट, लेट मी रिकॉल।
ये जो दुनिया है ना दुनिया, मैं कहता हूँ कि मैंने आपको ₹5 दिए और आप कहते हैं कि मुझे ₹5 वापस दे दें। या मुझे भी मैंने इसके साथ ₹5 दिए थे, फिर मैंने ₹5 दिए, फिर मैंने ₹5 दिए। इसके पास मैं एक दफ़ा गया ₹5 दे दो, तो और आप हर्ट हो गए कि मैंने इसका इतना ख़्याल किया, इसने मेरा ख़्याल नहीं किया, तो प्रॉब्लम किसका है महानूर? मेरा, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। उससे क्यों नहीं एक्सपेक्टिंग, करना चाहिए? क्योंकि मैंने कर दिया, दैट्स इट। आई शुड नॉट एक्सपेक्ट नो, कि नो, हाँ, नो, वो भी नो, वही मैं करें। मैं इस वक़्त पैसों की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक़्त पैसों की बात कर रहा हूँ। आप किसी को रिश्तेदारों को आप करते हैं ना लुक आफ्टर बड़ी दफ़ा करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप कभी एक दफ़ा जाके कहते हैं, "यार मुझे पानी का गिलास पिला दो या ₹5 दे दो।" वो कहता है, "मैं जा रहा हूँ, मेरे हुँ। पास टाइम नहीं है।" तो व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स? मैं कहूँगी ठीक है, मत दो, अल्लाह ताला दे देगा। कैसा होता है ऐसा? हम ऐसा करते हैं? नाराज़ होके बैठ जाते हैं ना? हुँ, यार मैंने फिर अपनी सहेली से डिस्कस करेंगे, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी और रिश्तेदार से बात करेंगे, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मूविंग ऑन इक्वालिटी, दिस वर्ल्ड इज़ मूविंग ऑन इक्विटी। हुँ, दिस वर्ल्ड हैज़ इन अबंडेंस। अगर मैंने आपको कुछ दिया तो मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, मुझे कहीं और से मिलेगा। एग्रीड? बिकॉज़ एग्रीड। चीज़ें आगे की तरफ मूव कर रही है ना, मैं यहां से पेंडुलम फेंकता हूं आगे तो चीज़ फोर्स आगे की तरफ जाती है, तो पीछे से फोर्स मेरी तरफ आती है। अगर मैं आपको देके आपसे ही माँगना शुरू कर दूँ, वो सिर्फ़ डीलिंग में या सेल्स में हो सकता है, वैसे नहीं। आपसे माँगना शुरू कर दूँ, फिर तो हर वक़्त हम लड़ाइयों में पड़े रहें, कत्ल-ओ-गारत शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने ये रूल जब आप अल्लाह के रूल की खिलाफ-वर्ज़ी करते हैं, तब आप परेशान होते हैं। जब अल्लाह के रूल की खिलाफ-वर्ज़ी करते हैं, तब आप परेशान होते हैं। ओके, इज़ इट क्लियर नाउ महानूर? यस। ईदर लव इट और लीव इट। ईदर ल वो जो कहते हैं ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाना है और पाकिस्तान में रह के वो बातें भी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ईदर लव इट और लीव इट। वेरी सिंपल। दूसरी तीसरी दरमियान में कोई चीज़ नहीं। येस यू कैन हैव सम बिल्कुल क्रिब्स होंगी, म प्रॉब्लम भी होंगे। ठीक है जी? इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दें, जब भी आप कुदरत के असूलों को तोड़ते हैं, जब भी आप कुदरत के असूलों को तोड़ते हैं, तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिलेशनशिप में थैंक यू वेरी मच। रिलेशनशिप में स्पेशली उन लोगों के रिलेशनशिप में जिनमें पहले से लोग जानते होते हैं और निकाह या मंगनी और इसके दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, sexual intimacy, it is very very last point of something. It when you jump तो इसका मतलब है कि you want to earn without giving something, without involvement in some performance. So you are selling something basically. और अगर आप ये वक्त से पहले कर लेते हैं, मंगनी के दरमियान में कर लेते हैं, निकाह के दरमियान में कर लेते हैं, इस तरह की कुछ चीज शेयर कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली द फ्रस्ट्रेशन विल राइज। अल्टीमेटली द फ्रस्ट्रेशन विल राइज। इसलिए मैं सब लोगों को स्पेशली यहाँ पे खवातीन में काफी सारी बैठी होंगी, आई मस्ट टेल देम, इफ समबडी सेज कि तुम्हारी पहले से कोई दोस्ती थी, तुम्हें कोई जानता था, तुम्हारे किसी के साथ कम्युनिकेशन थी, तो आपके यहाँ मेरे क्लास फेलो थे, ठीक है बिल्कुल थे, तो आपकी किसी के साथ चैटिंग भी होती थी, यू मस्ट टेल कि आपने मुझे बिकाऊ माल समझा हुआ है। लेट इट बी वेरी क्लियर, मैं एक ही दफा ये बात बता देना चाहती हूं कि आई एम वेरी स्ट्रांग मॉरली and I will never think that you will ask this question again. Never get fearful of replying this. If you fear, let it be very clear he is going to come again. और फिर वो आपसे इलीगल रिलेशनशिप की भी बात करेगा। यू शुड बी वेरी वेरी मॉरली वेरी स्ट्रांग। एक ही दफा में क्लियर कर दीजिएगा, मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगी जो इस्लाम के खिलाफ है, जो मॉरली रॉन्ग है। अपने जो अम्मा ने फ़ियर डाले हुए हैं, उस फ़ियर की वजह से पीपल डील यू एज़ यू डील योरसेल्फ। पीपल डोंट डील यू एज़ यू डील अदर्स। अ, पीपल डील यू एज़ यू डील योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हैं,
अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को सेल्फ पिटी का शिकार समझ रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो आपका क्या ख़्याल है बंदा आपके ऊपर रहम करेगा? बंदा आपको और एक्सप्लॉइट करेगा। Let it be very clear on this. This is a moral thread. This is the moral fiber that you have to speak. ये courage जो है ना, ये moral value होती है। अगर आपके अंदर courage नहीं है, तो you are morally down. इसलिए courage कुर्बानी के टाइम पे, जंग के वक्त पे कितना ज्यादा काम होती है। और अगर आप ये समझते हैं कुछ लोगों के बारे में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इनफिडेलिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये आज मैंने लिखा, when dignity feels unfamiliar, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, डिग्निटी, अजमत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी अजमत आपको कबूल नहीं है। जो मैंने आपको कहा कि आपकी अपनी एक इज्जत है, आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है, यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड। अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है और आप झटके रिश्ते, क्योंकि आप समझते हैं कि एक 1 टू 1 मोनोगमस होना चाहिए था, तो पीछे बहुत सारी खवातीन उसका इंतज़ार कर रही हैं, तो उसने ज़्यादा फ़ियर क्रिएट किया है, उसने कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं की है, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपने आप को अपराइट समझते हैं, तो अपनी स्पेस क्रिएट करें कि आपकी स्पेस कितनी थी और आपने कितनी फ़िल की और आप कितनी किसी और की स्पेस ले रहे हैं। व्हेन डिग्निटी फील्स अनफ़ैमिलियर, एक्सपोज़र फील्स ईज़ियर देन प्रेज़ेंस। अब मैं इसको समझा भी दूँगा। अगर आपको ये लगता है, ये जो लोग गलत काम करवाते हैं अपनी बीवियों से या उनको गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में शामिल होते हैं, तो उनको अपने आप को एक्सपोज़ करना, प्रेज़ेंस करने की निस्बत ज़्यादा आसान लगता है। उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी का उनको पता ही नहीं होता कि मेरी डिग्निटी क्या है? मैं इसमें, और फिर अगर किसी को कोई बंदा जैसे न्यूड पिक्चर्स माँगता है, प्राइवेट पिक्चर्स माँगता है या वीडियो कॉल करने के लिए कहता है, तो फिर और आप समझते हैं कि खौफ है उसको छूट जाने का, हो जाने का, कहीं ये निकल ना जाए मेरे हाथ से, और वो आपको एक्सप्लॉइट करता है, तो फिर न्यूडिटी बिकम्स अ क्राई फॉर वर्थ कि काश तुम मुझे हासिल कर लो, नॉट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, यू लूज़ एवरीथिंग। और इस चक्कर में बहुत सारी आजकल खवातीन जो हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, घर से कंफर्टेबल नहीं होती, और वो इधर-उधर, वो भी मर्दों की तो हालत मैंने 1400 साल पहले से भी इसमें बहुत ज़्यादा सुना था कि किसी न कहीं, लेकिन अभी खवातीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और शायद मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं इस इन्फिडेलिटी के केस में, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वो काफ़ी लोग उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता निकल भी रहे हैं। मैं आई वांट कि हम लोग जो है पाकिस्तान में ये काम करें, लोगों को इस गिल्ट में से निकालें। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ कि गिल्ट जो है, गिल्ट इज़ नॉट फॉर द रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, आई एम सॉरी, इट इज़ फॉर इमोशनल इंटेग्रिटी, रीअलाइनिंग योर इमोशनल इंटेग्रिटी। आपकी जो इमोशनल इम्बैलेंस हुई है, जब आप गिल्ट को खत्म करने के लिए, शेम को खत्म करने के लिए मेरे पास आते हैं या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो इट इज़ नॉट फॉर द रिलीजियस ऑब्लिगेशन, इट इज़ फॉर द गिल्ट यू आर फीलिंग, जो कि आपको अंदर से चीज़ चैन नहीं लेने दे रही। आपका जो इनर साफ था, यू आर पाक इनसाइड, वहाँ पे काम खराब हुआ, और उसको वापस लेने के लिए यू विज़िट। काम करने से पहले ये याद कर लीजिए, थेरेपी बहुत महँगी है। अगर 10-20 लाख रुपए लग के भी वापिस आ जाए ना, तो रेस्ट एश्योर यू आर वेरी लकी। कहाँ सैकड़ों और हज़ारों की बात करते हैं आप। प्यार करने से पहले और प्यार में डूबने से पहले, सेक्सटिंग करने के बाद, टेक्स्टिंग करने से पहले, ये फ़ोन करने से पहले, ये सोच लीजिएगा, थेरेपी बहुत महँगी है। और शादी कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है कि आपके ट्रॉमास जो बचपन के हैं, उनको वो ठीक करने के लिए, ट्रॉमास बढ़ जाएँगे आपके। इसलिए ये जो अभी महानूर ने ये क्वेश्चन किया कि मर्द को चाहिए, तो क्या पहले आपने या मर्द ने प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी?
क्या आपने इतनी डिग्रियाँ कर ली, किसी ने एमएससी कर ली होगी, किसी ने पीएचडी कर ली होगी, किसी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, किसी ने रिलेशनशिप जो कदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुए हैं, प्रॉब्लम वहाँ से उनके बेटे काबिल और हाबील की लड़ाई से शुरू हुए हैं। क्या उसको सीखने के लिए कभी किसी ने ये सोचा था कि मैं इसके ऊपर काम कर लूँ, इसके ऊपर 10, 20, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए शादी पे लग रहा है, मैं इसके ऊपर 50,000 लाख रुपए खर्च कर लूँ? ताकि मेरे ज़हन में कम्फ़र्ट रहे, मेरे ज़हन में सुकून रहे। एक सूट 4-4 लाख का बनता है जिसका शादी में कोई रोल नहीं होता रिलेशनशिप में, उतार के साइड पे रख देते हैं। लेकिन व्हाट यू डू, you spend 4 lakh rupees, 5 lakh rupees, 2 lakh rupees for that, but you do not work on inner strength. जब भी लड़ाई होती है तो मैं परेशान हूँ, दूसरा नहीं। जब भी घर में लड़ाई होती है तो मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, अगर मैं लड़ता हूँ तो मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, मेरी इमोशंस डिस्टर्ब है, दैट इज़ व्हाई लड़ाई होती है, दूसरे की वजह से नहीं होती। थैंक यू। जी, जी ओके, ज़रूर। और एक और चीज़ मैंने बतानी थी। मेरे साथ भी एक चीज़ हुई है, जी, ओके, 2017 में हुई थी। अब पहले मैं बताने से घबराता था कि यार अब सबको पता चल जाएगा, मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मेरी भी ओके, ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस लीक आउट हो गई थी थ्रू फेसबुक, ओके, सोशल मीडिया पे। मैं ओके, बीइंग अ लड़का, हालाँकि लड़के, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि लड़के इतना हाइलाइट नहीं होते जितनी लड़कियाँ हाइलाइट होती हैं। उनके साथ ऐसा हो तो वो पूरे माशरे में बदनाम होने के बराबर है। मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई सीरियस पहले भी नहीं लेता था, अब भी नहीं लेता। लेकिन इट इज़ वेरी मच, मतलब देखा जाए तो किसी के साथ भी हो, तो उसके ऊपर तो मुश्किल आती है। तो आप इस expression बारे में क्या कहेंगे सर? releases depression. Thank you very much, Ahmed. I'm so grateful for this sharing. You're a very brave person. I must encourage and सलाम करता हूँ मैं आपको इस बात पे। आपने जी देखें, सर। इसने कहा, अहमद ने कहा कि पहले मुझे होता था। अब ज़रा वापस जाएँ उस जगह पर, व्हाट हैपेंड जब इसको अहमद को फ़ील होता था कि इसका मूड लो हो जाता था, शेम में चला जाता था, द वर्ड इज़ एम्बैरेसमेंट। ही यूज्ड टू फील कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मुझे बुरा लगेगा, मुझे ऑकवर्ड लगेगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बैड फील करता हूँ, मैं और डिप्रेशन में चला जाऊँगा। द मोमेंट ही हैज़ स्टार्टेड शेयरिंग इट, तो द एक्सप्रेशन रिलीज़ हिज़ डिप्रेशन, उसको नेगेटिविटी में से निकल आए। बिकॉज़ जब भी कोई बच्चा जिसके साथ ज़्यादती होती है, मैं अभी यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अक्सर बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है, डाँट पड़ जाती है, इंसल्ट हो जाती है, ह्यूमिलिएशन हो जाती है, पेरेंट्स केयर नहीं करते, ज़्यादती हो जाती है पेरेंट्स से, और या उसको बाहर से उसके साथ कहीं जो है वो कोई इस तरह की सिचुएशन हुई, किसी ने ज़्यादती कर दी, ख़वातीन बेटियों के साथ या बच्चे के साथ, आजकल तो लड़कों के साथ भी बहुत कॉमन इश्यू है। वो बच्चा घर आके क्यों नहीं बताता? कल आप पेरेंट्स बन जाएँगे इंशाल्लाह ताला। 2 साल की उम्र में आपने बच्चों के अंदर, मैं दोबारा बता देता हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था, ये जो ईमान मुफ़स्सल है ना, कौन है तुम्हारा रब सबसे पहले? अल्लाह एक है, आपके दिमाग और मैगडाला के अंदर 5 खाने हैं। पाँचों के अंदर वो जो ईमान मुफ़स्सल है, अल्लाह एक है, फ़रिश्ते हैं, रसूल हैं, किताबें और आखिरत का दिन है, क़यामत का दिन है, कब्र है। ये पाँचों चीज़ें आपने डालनी है ताकि उसका ईमान मज़बूत हो, उसके अंदर रोशनी हो, फिर वो गलत कामों की तरफ कभी नहीं जाएगा। 1। दूसरा, अगर किसी के साथ ये ज़्यादती हुई, अगर किसी के साथ ये ज़्यादती हुई, उसने आके क्यों नहीं बताया अपने घर? बाकी बातें तो सारा स्कूल में शर्तें होती थी, सारा दिन आके बच्चा बताता है, बच्चियाँ भी बताती हैं, क्यों नहीं बताया? बिकॉज़ द शेम, द फियर ऑफ बीइंग वल्नरेबल। वल्नर यहाँ मैं आपको बता दूँ, बुरा लफ्ज़ नहीं होता, वल्नरेबल बहुत अच्छा लफ्ज़ है। वल्नरेबल, आप अपने ज़ख्म को जैसे बता, किसी ने अपने आप को बताया कि मैं वल्नरेबल हूँ, इसका मतलब है उसकी पाँचों सेंसेस ओपन हो गई हैं, रेडी। डॉक्टर के सामने आप अपना मुँह खोलते हैं, तो डॉक्टर आपके ज़ख्म का इलाज करता है। डॉक्टर आपके ज़ख्म का इलाज करता है, लेकिन आप किसी और के सामने नहीं खोलते क्योंकि इस काबिल नहीं होता, यू डोंट ट्रस्ट हिम। ओके। तो वो बच्चा जो है वो अपने ही अंदर, उसने वो अंदर ही अंदर ले ली चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोशल रिलेशनशिप की वो
इनवर्ड शेम में चला गया, सर्वाइवल में चला गया। और फिर जब भी इस तरह की कोई बात होगी, बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा, उनको मर्दों से नफरत होती है, उसके पीछे वो ट्रिगर कर रहा होता है आज से 25 30 40 साल वाला ट्रॉमा। और जब तक उस ट्रॉमा को हैंडल नहीं किया जाएगा, वो ब्लेम स्टेट से नहीं निकलेगा, वो मूड ऑफ उसका वक्तन होता रहेगा। जब भी कोई जिक्र होगा, वो चिंगारी सुलेगी और उसका मूड ऑफ हो जाएगा या उसको अग्रेशन हो जाएगा। और वो मर्दों से या औरतों से जिस तरह का भी काम होगा, वो नफरत में, इंसल्ट में, अथॉरिटेटिव डिक्टेटिंग बिहेवियर में चला जाएगा। वो अपने छुपे हुए जख्म को छुपाने के लिए, मास्क करने के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई पेरेंट्स, मदर, फादर कंट्रोलिंग बिहेवियर में है, अथॉरिटेटिव बिहेवियर में है, डिक्टेटिंग बिहेवियर में रेगुलरली, तो उनके पीछे कोई ना कोई शेम का ट्रॉमा है या जेलसी का। और वो शेम में ही होगी। शेम का मतलब सिर्फ गलत वाला नहीं होता, बाकी इंसल्ट वाला भी हो सकता है, एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है, एंड दैट नीड्स टू बी रिजल्ट। और अगर आपके साथ ट्रॉमास हैं, तो अपने आने वाली नस्ल को सबसे गंदा तरीन जो तोहफा देने वाले हैं, वो आपका बैड मूड और वो ट्रॉमा है। और वो आपने एक पूरी नस्ल तबाह कर दी, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है। इसलिए शादी से पहले पहले इन ट्रॉमास को हैंडल कर लीजिए, वरना सिचुएशन बड़ी खराब है, बहुत बुरी हालात है, रिजल्ट बहुत बुरे निकलेंगे। वरना आप जैसे कहते हैं कि जादू हो गया, नहीं नहीं मेरे तो मसले का हल ही कोई नहीं है। हर मसले का हल मौजूद है। अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा जी, कुछ मेरा एक लोगों क्वेश्चन है। को मेरा एक क्वेश्चन है, जी वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आपके ऊपर किसी ट्रॉमा ने एक अफेक्ट छोड़ा होता है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में वो कमी होती है, लेकिन वो इंसान उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये किस वजह से है, या जस्ट लाइक कि जिस तरह आपने पिछली बार बताया था कि समटाइम डिसफंक्शन फैमिलीज जो होती हैं, जो आप चीटिंग कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, तो वो उनका इफेक्ट होता है, वो लाइक वो ट्रॉमा आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो इंसान उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। तो हम किस तरह ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे अंदर किसी एक ट्रॉमा का इफेक्ट है? ओके। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। अगर आप मुझे कहें कि मैं इतने लोगों को हैंडल करता था कि 1700-1800 लोग जो है मेरे पास से गुजर गए, अल्लाह ताला का शुक्र है। काफी उनमें से 95% से करीब पूरे ठीक भी हो गए। तो मेरे ट्रॉमास नहीं होंगे तो आउट ऑफ क्वेश्चन है जी, झूठ है। मेरे अपने भी ट्रॉमास होंगे और कई दफा लोगों को हैंडल करते करते मेरे भी ट्रॉमास ट्रिगर हो गए होंगे और मुझे पता भी नहीं होगा। लेकिन जब मेरी तबीयत अपसेट हुई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे भी ट्रॉमा होगा। जब भी आपको बात करते वक्त कोई चीज घबराहट होती है, कहीं परेशानी होती है, कहीं फियर क्रिएट होता है, कहीं हिचकिचाहट होती है, कहीं सनसनाहट होती है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रॉमा अंदर से ट्रिगर कर रहा है। ये एक पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि जब आप किसी काउंसलर के पास, किसी प्रॉपर जिसको अपना काम आता है, थेरापिस्ट के पास जाते हैं, तो वो ब्रैकेटिंग करता है, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। आपका सबसे पहले वो आपके बिहेवियर के बारे में, ये आप बताएंगे या वो बताएगा, वो पूछेगा आपका बिहेवियर में इस तरह है, अग्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लो मूड है, वो कहेगा हाँ। फिर वो डीप डाउन डिग करता करता डेप्थ तक जाएगा। डेप्थ में जाके वो उस इमोशन को पकड़ेगा। हो सकता है ट्रॉमा ना पकड़ गया हो। बिल्कुल, दो किस्म के ट्रॉमास हो गए। एक दो किस्म की इमोशंस होती है, एक रिप्रेस्ड इमोशन, एक सप्रेस्ड इमोशन। सप्रेस है जिसका आपको पता है, लेकिन आपने ऐसे करके मान लिया, हाँ मेरे से बचपन में ये हुआ था, ठीक है। और रिप्रेस्ड वो है जिनका आपको पता नहीं। जैसे मेरी बेटी है, तो इसको तो नहीं याद होगा, जब ये 1.5 साल की थी तो इसकी अम्मी ने, यानी मेरी बेगम ने, हुआ ये कि बड़ी ईद का टाइम था, तो ये ना कुर्सी की बैक साइड पे चढ़ रही थी, शरारती बहुत थी बड़ी बेटी खदीजा। तो उसने ना वो गाय का जो पाया था ना ईद के ऊपर, वो इसको ला के तो इसको डराने की कोशिश की। तो ये बच्चा जो है ना ये डर गया। दूसरे दिन इसने फिर कोई शरारत की तो कहती है पाँव लाओ, कहती है मुझे डराने के लिए पाँव लाओ ताकि मैं शरारत बंद करूं। वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, और ये पिछले साल की बात है। हम कुर्बानी खुद ही करते हैं, मैं ज़िबा भी बकरा खुद ही करता हूँ। तो बकरा ज़िबा करके साइड पे रखे हुए थे उसके पाए। तो मैंने इसको कहा बेटा जरा वो सामने से ना पाए उठा के लेके आना। तो इसने वो जो उसका हेड था ना, सर जो था, वो ले आई। हालांकि हम लोग सर से डर रहे होते हैं। तो पाए को कहती बाबा मुझे इसको देख के कुछ होता है, मेरे से नहीं ये उठाए जाते। तो दिस इज अ रिप्रेस्ड इमोशन फॉर हर, नॉट फॉर मी। मुझे तो पता था इस बात का कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसको तो नहीं पता था। वो 1.5-2 साल का बच्चा था उस वक्त।
तो वो जो चीज़ उसके अंदर वो जो बैठी हुई थी, जब भी आपको किसी चीज़ को देख के हिचकिचाहट होती है, सनसनाहट होती है, घबराहट होती है, पसीना आ जाता है, घिन आती है, तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई बैकग्राउंड में चीज़ आपके अंदर फँसी हुई है। जैसे होटल के करीब से गुज़रे और आपको खुशबू आए और होटल नहीं था वहाँ पे, लेकिन आपकी यादें वहाँ पे चली जाती हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर एंकर हुई हुई है। या किसी गंदी जगह से गुज़रे तो आप कहते हैं यार इस जगह मैंने नहीं जाना, मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट देखा था, ये हुआ था, तो ट्रॉमा आपका ट्रिगर हुआ हुआ था। वहाँ पे इस तरह ये चीज़ों का पता चलता है। इज़ इट ओके मनूर? यस। ओके। हैंडल योर ट्रॉमास अदरवाइज़ ट्रॉमा इज़ गोइंग टू हैंडल यू। और वो सैंडल की सूरत में हैंडल करेगा, आपको पता नहीं है लेटर स्टेज पे जाके। जितनी मर्ज़ी शादियों पे पैसे खर्च कर लें, जब तक अंदर की दुनिया ठीक नहीं होगी, रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकते, बिज़नेस ठीक नहीं हो सकता। आप ये कहते रहेंगे मैं जिस जगह में पैसे डालता हूँ सारे फ़राग हो जाते हैं, जिस जगह नौकरी में अप्लाई करता हूँ, मुझे डर लगता रहता है, क्योंकि ट्रॉमाज़ अंदर हैं। इट इज़ योर इनर वर्ल्ड व्हिच नीड्स टू बी हैंडल्ड, नॉट द आउटर वर्ल्ड। बाहर कुछ नहीं है, अंदर है सब कुछ। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाई अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्टिविटीज लाइक ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या सेक्सटिंग है या सेक्स चैट है या चैटिंग है या न्यूडिटी है, व्हाई डज ही मूव? बेसिकली one of the major reason is the unmet needs of the childhood. नीड सिर्फ चीजें मिलने को नहीं कहते, नीड सिर्फ चीजें देने को नहीं कहते। ओवर प्रोटेक्टिव रखना, ओवरली लुक आफ्टर करना, उसकी नीड इमोशनल नीड थी, उसकी नीड सोशल नीड थी। आपने क्योंकि पेरेंटिंग सीखी नहीं थी, तो आपने बच्चे को कॉन्फिडेंट फील करवाया ही नहीं, सेल्फ एम्पावर्ड करवाया ही नहीं, और बच्चे को या तो आपने इग्नोर कर दिया या ओवरली प्रोटेक्ट कर दिया या ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हर ज़िद माननी शुरू कर दी, तो वो भी उसकी नीड आपने पूरी नहीं की। उसकी ये भी नीड थी कि उसको रिपल्सिव एक्शन बताए जाते। उसको बताया जाता कि वेयर इज़ योर बाउंड्री? बाउंड्री मीन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को हैंडल करना है। यू नेवर मेट दैट, यू नेवर आस्क्ड फॉर दैट, यू नेवर वर्क्ड ऑन दैट। आपने हर बात पे उसको हश डाउन करने की कोशिश की या ज़रूरत से ज़्यादा उसको जो है वो बताने की कोशिश की। बच्चा ये अटेंशन सीकर था। बच्चे का बेस चक्रा जो था कमर के एंड पे जो जगह होती है वहाँ पे एनर्जी इसको रूट चक्रा भी कहते हैं, और ये प्लेक्सिस डॉक्टर की ज़ुबान में इसको नर्व प्लेक्सिस कहते हैं, जहाँ पे सारी नर्व्स मिलते हैं उनको चक्रा कहते हैं हमारी ज़ुबान में। वहाँ पे इम्बैलेंसिंग थी। वो इम्बैलेंसिंग बैलेंस करने का तरीका नहीं पता था। अल्टीमेटली वो काम खराब होता चला गया, और द मेन प्रॉब्लम वाज़ द चाइल्ड वाज़ इग्नोर्ड, इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड, ओवरली प्रोटेक्टेड और neglected. The word neglected. The child which was neglected या ओवरली प्रोटेक्टेड, उसके काउंटर एक्शन, निग्लेक्ट के काउंटर एक्शन के तौर पे उस बच्चे ने एक रास्ता अख्तियार करने की, उसके ज़हन ने, उसकी बॉडी ने ज़ोर लगाने की कोशिश की। उसकी बॉडी ने ज़ोर लगाने की कोशिश की और वो फ़ियर में से निकल गया। उसका टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया कि वो उसका जो फ़ियरलेस हो गया, और क्योंकि उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, गाड़ियाँ खरीदी, ज़मीनें खरीदी, प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस नहीं की, तो उसके अंदर जब आप फ़ियरलेस हो जाते हैं, तो यू बिकम थ्रिल लवर। थ्रिल लवर, और आपके अंदर इतनी थ्रिल होती है कि आप हर खतरनाक काम करने के लिए कहते हैं, और अल्लाह ताला ने कहा कि वो काम मत करो जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। और उसमें उसने कोई प्रोडक्टिव थ्रिल नहीं की, वो जंग की तैयारी नहीं की, वो अपने आप से जंग करता रहा, और जब उसको जंग का तरीका नहीं मिला, तो उसने एक रास्ता अख्तियार किया और उसको कहा एडिक्शन।
या वो स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, बट इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द neglect which he had been feeling for the from the childhood. ये जो डिसफंक्शनल फैमिलीज है, अगर आपकी अभी भी फैमिली है, शादी है, अभी आपकी शादी हुई है और आपकी मियाँ बीवी की आपस में आपकी लड़ाई होती रहती है, रेस्ट एश्योर कि उसका नुकसान उसको होगा जिसका कोई कसूर नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इन्फिडेलिटी का शिकार, इन्फिडेलिटी कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को, सेक्सटिंग को, इसलिए उसका शिकार होते हैं कि उनकी नस्ल में, तीसरी नस्ल में, चौथी नस्ल में, पीछे की तरफ जा रहा हूं मैं, अबव अजदाद की बात कर रहा हूं, किसी ने इंटर कोर्स के टाइम पे विजुअलाइज किसी और को किया और परफॉर्मेंस किसी और के साथ दी, तो वो जो स्पॉट आपके दरमियान में जीन के अंदर ट्रेवल करता करता जाके वो एकदम निकल गया और एक बंदा जो है वो सेक्सुअल ऑब्सेशन का, सेक्सुअल ओसिडी का शिकार हो गया और उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पार्टनर और एक ही पार्टनर के, वो इतना ऑब्सेस था कि अल्टीमेटली वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो गया। मेरे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आए और वो बंदा खुद भी इस बात से बहुत तंग था कि मेरी इतनी ज्यादा नीड बनती चली गई है कि मुझे गुजारा ही नहीं हो रहा। वो पार्टनर चेंज करता था, करती थी, खवातीन भी इसमें बहुत सारी थी और पता ही नहीं था हु इज एट फॉल्ट, इट वाज फ्रॉम, उसको पता ही था। लेकिन दो चीजें याद रखिएगा, अगर आपके जहन में if somebody else is there, never have a relationship with your wife or partner at that time. It is going to happen, it is going to travel। और दूसरा जो है, अगर ब्लड प्रेशर का इशू है किसी को, एट दैट टाइम इफ यू हैव sexual relationship, intimate relationship with your partner, तो rest assured your body is going to affect it, or it can trickle down to your next generation. Be sincere to yourself first, because because the legal relationship is a private relationship, shame के relationship जो husband wife के connection है, it is private affair, inside room it is affair, but some of the people they want कि जब वो इस सिचुएशन में से बचपन में जिनके साथ ज्यादती हुई, एक्स्ट्रा उनके पेरेंट्स ने की या उनके केयर गिवर ने, इवन बहुत सारे केयर गिवर्स ने, फादर ने, मामू चाचा ताए ने या भाई ने किसी के साथ ज्यादती की और वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उसने समझा कि मेरी प्रोटेक्शन जो है, मेरी सेफ्टी जो है, इसी काम में है कि मैं अपने आप को इसको पेश कर दूं। जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खौफ क्रिएट कर देते हैं और अल्टीमेटली इस तरह की कोई काम आ जाती है तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बट द मेन थिंग विच डिस्टर्ब देम, एंड वो ये कहते हैं, दिस इज सीक्रेसी, दिस इज सीक्रेसी। मसलन बहुत सारे लोगों को अपने काम का गिल्ट नहीं होता कि उन्होंने गलत काम किया। याद रखिएगा, गिल्ट बहुत अच्छी चीज है, इट कीप्स यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स। तो गिल्ट ट्रिपिंग जिनमें नहीं होती वो साइकोपैथ होते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग जिनमें नहीं होती वो साइकोपैथ होते हैं, वो अपने आप को फर्म कहते हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे, इनको गिल्ट ट्रिप नहीं होता। ओके, अभी ये जो सीक्रेसी जो है, बहुत सारे लोगों को शेम में एक और बहुत सारी चीज होती है कि जी हाँ वो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन जो चीज मुझे तंग कर रही है ना, वो जब मैं उसमें इन्वॉल्व था तो उसको किसी की कॉल आ गई थी तो उसने कहीं सुन ना लिया हो, या उसके साथ उसका कोई फ्रेंड भी मौजूद था, तो मुझे वो चीज डिस्टर्ब करती है। उसको जो चीज डिस्टर्ब करती है वो चीज नहीं थी, उसके अंदर जो इमोशन डिस्टर्ब थी वो थी सीक्रेसी। ही वांटेड और शी वांटेड टू कीप इट एक्स्ट्रा सीक्रेट, to keep it extra secret and personalized affair and not to share with anyone, because वो शेम की या एम्बैरसिंगमेंट की सिचुएशन इतनी ज्यादा थी कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता था बंदा या बंदी।
और वो उसको कहता था कि मेरी इमोशन रिलीज उस सूरत में होगी जब उसको इस सवाल का जवाब मिलेगा, तो वो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि ये सीक्रेसी जो है ना, दैट वाज़ अ मेन इश्यू विथ हर और हिम, कि जिसकी वज़ह से वो परेशान था। हो सकता है वो उस वज़ह से परेशान ना हो, जिस वज़ह से वो काम किया, लेकिन वो हो सकता है वो सीक्रेसी की वज़ह से परेशान हो। जी, किसी का यहाँ तक कोई जो मैंने बुलाया उसके बारे में कोई सर सर पूछना आपने चाहे तो कुछ बता। ट्रॉमा की क्वेश्चन बात की है, महमूद। हुँ, सर आपने अभी ट्रॉमा की बात की है कि ट्रॉमा जब तक बंदा को खुद नहीं आइडिया कि ही इज इन दिस ट्रॉमा, और वो तब तक नहीं, जब तक वो खुद नहीं ठीक होना चाहता वो नहीं होगा। अब लेट से जी, मुझे पता है कि मेरे स्पाउस में ये ट्रॉमा है या मेरे दोस्त में ये ट्रॉमा है, तो ये इशू चल रहा है उसका कि वो इस जगह से जाता है तो इसे ये मसला हो जाता है। वो खुद भी ये मानता है कि वहां जाते उसको ट्रॉमा को हील करवाने के लिए कैसे उसे आमादा किया जाए कि यू मस्ट गेट रिलीज फ्रॉम हियर। वेरी मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। उसका तरीका जो मैंने अभी तक देखा, तो मैं उससे पूछता हूँ, गुस्सा आता है? अग्रेशन होता है? दुनिया बुरी लगती है? किसका नुकसान हो रहा है? उसका या अपना? किसी ना किसी वजह से हो रहा है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए जा सकते हैं ना। किसी से हेल्प ले लेते हैं, हमारे से नहीं हो रहा। ज़िंदगी में तंगी नहीं होती जिस वक़्त तुम परेशान होते हो। एंड इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। फिर दूसरा जो है, अ, इसी टॉपिक पे जब गाड़ी पे बैठे आप, मोटरसाइकिल पे जाएँ, बाहर जाएँ, तो कहानियाँ सुनाएँ। कि मेरे एक दोस्त को ये मसला था, उसके साथ ये हुआ था, उसको ये हुआ था और अल्टीमेटली वो बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तुमने जब तुम्हारे साथ ये हुआ था। तो ये जो फ़ियर ट्रिपिंग जो है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके। जी, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? अदरवाइज़ मैं थोड़ा सीक्रेसी पे थोड़ी-सी और बात करना चाहूँगा। जो है ना, सीक्रेसी जो है, ये बेसिकली सेल्फ प्रोटेक्शन, जो फ़ियर और सेल्फ प्रोटेक्शन के दरमियान वाली चीज़ है। खौफ भी है और वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फ़ील करता है अगर वो बंदा सीक्रेट समझे। लेकिन जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ। तो फिर जब वो थेरेपिस्ट के पास जाता है और उसको पता है कि ये इस वजह से डिस्टर्ब है, तो उसमें से एक रीज़न जो है, वो जो कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वैल्यू थी किसी चीज़ की, इट वाज़ नॉट ऑफ दैट इवेंट बट द सीक्रेसी। वो कहता है कि अगर मैं ट्रुथ रिवील कर दूँगा, तो हो सकता है मैं रिजेक्ट हो जाऊँ। मुझे लोगों के जिन लोगों को लोगों के सामने जाने से खौफ आता है, लोगों के सामने जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको अपनी जो सेफ्टी है या उनको जो अपनी प्रोटेक्शन वाला फ़ील होता है या वो एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़ी रीज़न द वर्ड इज़ सीक्रेसी। तो सीक्रेसी जो है आपके ब्रेन को हर वक़्त थ्रेट मॉनिटरिंग स्टेट में रखती है। थ्रेट मॉनिटरिंग स्टेट में रखती है, एंग्ज़ायटी में रखती है और आप इमोशनल लोड कैरी कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और सीक्रेसी जो है आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। आप ऑथेंटिक कनेक्शन नहीं बना सकते लोगों से। क्यों? क्योंकि यू फील दैट यू आर नॉट हैविंग योर सेल्फ ट्रस्ट विद इन, और आपको ये लगता है कि आपको कोई चीज़ अंदर से खींच रही है। और आप आगे जाने की कोशिश करते हैं और आपको अंदर से खींच रही है, और वो काम, और बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं जिन्नों का साया हो गया, मुझे वो खींच रहे हैं। लेकिन इट इज़ उसमें जो चीज़ उसको खींच रही होती है, वो उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसने ओवरऑल वो सीक्रेसी की वजह से उसने बंद किया होता है। जब भी आप सीक्रेसी को हैंडल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू हैंडल विद सेल्फ कंपैशन एंड टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इंसान हूँ, अपने आप को ब्लेम नहीं लेना। जैसे ही आप इसको हैंडल करते हैं, तो आपका ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है वो अ, दैट द एनर्जी फ्लो व्हेन स्टार्ट्स, तो आपकी इमोशनल जो है वो बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। जी। अब मैं आखिरी जो चीज़ इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आई वांट टू कीप इट नाउ क्लोजिंग, के जब भी कोई अनरिज़ॉल्व्ड इमोशन जो है, इमोशनल वुंड
जब भी कोई इमोशनल वुंड बार-बार आपने बचपन में कोई गलतकारी की है या आपसे गलतकारी हुई है और आपने इसको दबा के रखा हुआ है, रिपीटेडली इट इज़ बीइंग रिपीटेड इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड और आपको कभी-कभी उसका ख्याल भी आता है, लेकिन ज़्यादातर अनकॉन्शियस रहता है। तो आपकी जो अनप्रोसेस्ड मेमोरी है, अनप्रोसेस्ड जो इमोशन है, जिसकी रेज़ोल्यूशन नहीं हुई, तो आप उसके लिए क्या कहते हैं, एक नया एस्केप ढूँढते हैं और हर वक़्त आप एक नया नॉवल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप डेंजर को नोवेल्टी के साथ रिप्लेस कर देते हैं और इससे आपकी बैक एंड पे शेम तो अलाइव रहती है, सेल्फ ब्लेम तो अलाइव रहता है, लेकिन आपका अमिगडाला हाइपर विजिलेंट होता है और और आप इतना ब्रेन हाइपर विजिलेंट होता है कि आप बेचैन होते हैं, अनरेस्ट होते हैं। आप कहते हैं यार ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो उसके लिए आप एक नया तजुर्बा करते हैं। कभी मोटरसाइकिल तेज़ चलाते हैं, कभी कहते हैं यार मैं एक और नई चीज़ चलाता हूँ और आपकी इमोशनल रेगुलेशन जब तक नहीं होती, आपको जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, आप उसकी हीलिंग में नहीं आते, तो यू रिकॉग्नाइज़ इट एज़ अ कि ये मेरी आइडेंटिटी डिस्टर्ब है। इट इज़ नॉट। It is not identity disturbed. It is your non-identity which is being disturbed, which can be put right gradually. Jazakallah. ये है if anybody of you were involved or busy in cheating, and if you want to navigate, the solution is there. Don't feel that. Don't feel shy. क्योंकि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो आने वाली जिंदगी है वो खत्म नहीं होगी। वी नीड टू हैंडल दिस बिफोर हैंड। जज़ाकल्लाह। माय नेम इज़ फ़र्रुख सईद और मैं बीएनएलपी ट्रेनर हूँ और आप मेरी आपको पता ही होगा नोबल इमोशंस का नाम है। अच्छा, इसमें ना 2 फैक्टर हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आपने चीटिंग की और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रस्ट कैन बी रीबिल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी वेरी क्लियर, ट्रस्ट कैन बी रीबिल्ट बट through deliberate, sustained effort from both the partners. It's a gradual process. It's not an event. ये इवेंट नहीं है। आप ये कहें कि ये एकदम हो जाएगा तो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा। अगर बचपन में किसी के साथ ज्यादती हुई थी और उसने नहीं बताया था कि अपने माँ बाप से डरता है, तो मैं वो अभी तक उसमें डिस्टर्ब है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ही हैज टेकन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं थी, पेरेंट्स की थी। तो ही शुड से आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फॉल्ट। विच फॉल्ट? दैट आई टुक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट शेयर्ड इट विद द केयर गिवर। तो आपको वो जो गलती आपने उस वक्त की थी, तो आप सेल्फ कंपैशन में जब आप कहते हैं कि आई टुक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब आप ये लफ्ज बोलते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस प्रोसेस करता है इस चीज को। तो स्टॉप टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस चीज के रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है उसके ऊपर गिल्टी मत हो। सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करके हाय जो है वो सिचुएशन इस तरह की हो गई थी ना, नहीं 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 नहीं। याद रखिएगा, रिलेशनशिप चलते हैं एक लफ्ज से और उस लफ्ज को कहते हैं रिपेयर। उस लफ्ज को कहते हैं रिपेयर। व्हाट डज इट मीन? आप जिस दिन वो इवेंट हुआ, आपकी लड़ाई हुई मिसाल के तौर पे, आप वापस उस जगह को लेके आते हैं, ठीक है? यू डिस्कस्ड विदाउट एनी कंडीशन, किसी शर्त के बगैर कहते हैं इट वाज 100% माई फॉल्ट। विदाउट देखे ना वो ये हो गया था, मेरे देखे ना आप ये ना करते तो ये, इट विल नॉट वर्क। व्हेन यू रिपेयर, यू वांट टू रिपेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट से कि आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ओन डीड्स। ये बात जो ये किसी ने क्वेश्चन शुरू में किए भी थे 2 दिन, तो यू मस्ट नो
कि you are accountable for your own deeds and your partner is accountable for his own deed. So the ownership, taking ownership is your responsibility if you have done uh, wrong with you. So you should be having, first of all, let the time pass a little bit. वो गरम गरम हालात में नहीं, थोड़ा सा वेट करें. और you must give an open access to communication and let your partner to shout at you. कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो गंद भर गया आपकी नेगेटिव एक्शन की वजह से, उसको एकदम बोलने दें. मुझे रिवेंज की बात कर रहे हो, वो शाउट करेगा, बोलेगा, ठीक है. तो दिस कैन बी, नर्वस सिस्टम जो है वो दोबारा से, उसका नर्वस सिस्टम भी फील सेफ करेगा. और आपका रिपेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपेयर ऑफ रिलेशनशिप. ओके, इसको कहते हैं रिलेशनशिप मूव्स ऑन रेसिप्रोकेशन. रिलेशनशिप मूव्स ऑन रेसिप्रोकेशन. लव डज नॉट. लव के साथ रेसिप्रोकेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता, रिलेशनशिप का जरूर होता है. वन, लव इज प्योर, लव इज केयर, काइंडनेस विदाउट कंप्लेनिंग. विदाउट कंप्लेनिंग रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेट करना होता है और रिपेयर करना होता है. ये जो डबल आर मैंने आपको बताया, और भी बता दूंगा बाद में, ये रिपेयर के साथ रिलेशनशिप चलते हैं. ओके, ट्रस्ट जो है ना, प्रोमिस से नहीं बनता. प्रोमिस से नहीं, मैं आइंदा नहीं करूंगा, नो 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 नो. इट वर्क्स थ्रू द ब्रेन पैटर्न. आपको अपने ब्रेन पैटर्न को इंप्रूव करना होगा, और वो जो है, उसके लिए जो वर्ड है वो है कमिटमेंट. कमिटमेंट नॉट टू योर पार्टनर, कमिटमेंट टू योर सेल्फ, अलाइनमेंट टू योर ओन सेल्फ. हाइपर विजिलेंस जो है, जो हाइपर विजिलेंस है, उसको रोकने के लिए आपको रीअलाइन योर सेल्फ करना पड़ेगा. फिर अक्सर आमतौर पे इंजर्ड पार्टनर जो होता है ना, उसको रेज, ग्रीफ, फियर, यस, मूव ऑन करने के लिए उसको इजाजत दें करने. जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसको ग्रीफ है, उसको एंगर है, उसको एक्सप्रेस करने दें. फिर उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, अपने ऊपर कमिटमेंट को अपने ऊपर लागू करें. लेकिन अगर आपके अंदर रोशनी है, अगर आपके अंदर रोशनी आनी शुरू हो गई, आपको झटका लग गया, एक्सीडेंट हो गया, रेस्ट एश्योर सब चीजें सीधी हो जाएंगी, माफियों पे आ जाएंगे. मैंने बहुत सारे लोगों को वालिदैन से जो दूर थे, थ्रिल जिनके अंदर थी, थ्रिल जो वालिदैन से दूर कर देती है, उनको वापस अपनी पेरेंट्स की तरफ आते हुए देखा, क्योंकि झटका जो लगा था वो बहुत मुसीबत था. याद रखिएगा, नेविगेटिंग थ्रू द चीटिंग, इट्स नॉट इजी, it's not immediate, it's a continuous journey. Cheating can be minimized, but it will never, the trust will never be rebuilt if you cheat a little. अगर आप सेक्सटिंग भी करते हैं, वो भी चीटिंग है. अकाउंटेबिलिटी अगर पार्शियल होके की, अनकंडीशनल नहीं की, अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो फिर अपने आप को आप धोखा देते रहेंगे, या फिर अपने पार्टनर को रगड़ा देते रहेंगे. या आप तो अपने आप को धोखा देते रहेंगे, या फिर अपने पार्टनर को रगड़ा देते रहेंगे. बिकॉज द बबल ऑफ पावरलेसनेस इज गोइंग टू एक्सप्लोड, बिकॉज यू आर पावरलेस. जब आप अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हैं, न्यूडिटी जो है ना, आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देती है. जब आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप दुनिया से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. फिर आप दूसरे को अपनी शेम, अपने जेलसी, अपनी वीकनेस, अपने फियर्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं. एंड यू से अथॉरिटेटिव, यू से डिक्टेटिंग, और आपका पार्टनर कहता है इससे बेहतर है कि मैं आपसे अलहदगी ही अख्तियार कर लूं. जी, नेक्स्ट. Assalamu alaikum, sir. So I want to ask a question.
एक मिनट कौन है? एक मिनट मैडम, एक मिनट। उमर फारूक साहब का मैसेज पहले आया हुआ है। जब इंसान पता होने के बावजूद गलत काम कर बैठे और फिर पछतावे का शिकार हो, तो सवाल यह है कि उसकी कुव्वत इरादी बाईपास क्यों जाती है बार बार। जब जिंदगी के अंदर रोशनी नहीं होगी, अगर जिंदगी के अंदर रोशनी नहीं है, जब मैंने आपको बताया कि अपने बच्चों के अंदर 5, ये जो ईमानियात की मैं बात बार बार करता हूं, अल्लाह एक है, इसको समझें पहले। अल्लाह एक है, इसका क्या मतलब है? कौन है तुम्हारा रब? सूरह अल अराफ आयत नंबर 172, कि जब आदम की पुश से इंसानियत को, पूरे इंसानों को पैदा किया गया और उस वक्त रूहों से वादा लिया गया और पूछा गया कि कौन है तुम्हारा रब? रब का मतलब होता है पालने वाला। रब का मतलब होता है जो जवाल से कमाल तक पहुंचा दे, जो जवाल से कमाल तक पहुंचा दे। जब आपके अंदर डेली रेगुलर 2-2.5 साल की उम्र से ऑनवर्ड प्रॉपर ये चीजें नहीं डाली गई, आपका मॉरल बिलीफ ही नहीं किसी ने बनाया। मेरा भी, मैं भी इसमें शामिल हूं। जब मॉरल बिलीफ ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर देयर इज अ लॉट ऑफ चांस। दूसरी बात, अभी मैं इसको साइंटिफिकली बताने लगा हूं, हर 3.5 सेकंड तक आपका कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है और सांस लेते ही कॉन्शियस माइंड इवॉल्व होता है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आपके सब कॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग है वो आपको चलाना शुरू कर देती है। इसलिए हर नेकी को कॉन्शियस के तरीके से करना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए उठना पड़ता है, रोजा रखने के लिए उठना पड़ता है, वरना गुनाह खुद ब खुद हो जाता है। क्योंकि दिमाग में ईगो है, ईगो आपके दिमाग में होती है, दिमाग में जो कुछ है वो ईगो है, आइडेंटिटी है, और ये शैतान है, ये आपका नफ्स है, इंसानी शैतान जिसको बोलते हैं, ये नफ्स है, ये आपको कंट्रोल कर रहा है। और अगर आपने रूह के ऊपर काम नहीं किया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप इसके ऊपर स्लिप ऑन कर जाएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैडम मैमूना, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ। जी मैडम मैमूना, अगर आपको आवाज आ रही है, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी, वरना अहमद सुदैस ने भी लिखा हुआ है कि ही आल्सो वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी मैडम। जी, मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी कि एक तो सीक्रेसी कैसे इंसान में पैदा होती है, वो एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं समझ सकी, और वो एडिक्शन की तरफ लेके कैसे जाती है वो भी नहीं समझ सकी। सर ये जो सीक्रेसी है वो इंसान में एग्जैक्टली कैसे पैदा होती है? इंसान और वो क्यों करता है सीक्रेट क्यों जी रखना जी चाहता है? जी जी जब भी किसी भी इंसान की सेफ्टी थ्रेटन होती है और उसको ऑनेस्टी महंगी लगती है, ओके, जब भी किसी इंसान की सेफ्टी थ्रेटेंड होती है और उसको ऑनेस्टी महंगी लगती है, तो उसको सर्वाइवल रिस्पॉन्स के लिए अपने ब्रेन को वो कमांड दे देता है कि मेरा जो एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, वो मेरे नुकसान में जाएंगे, तो वो अपने आप को सीक्रेटली अलर्ट कर लेता है। उसको लगता है कि मेरी सेफ्टी को बहुत थ्रेट है। वो परसीव थ्रेट जो होती है, जो लग रही होती है, उसको ब्रेन जो ये प्रिडिक्ट करता है कि ये जो पनिशमेंट है, ये ह्यूमिलेशन में आएगी, अबंडनमेंट में आएगी, रिजेक्शन में आएगी। तो उसका जो एमिग्डाला है, वो हर चीज को एंटिसिपेट करता है कि डेंजरस है। एमिग्डाला जो है वो हर चीज को डेंजर या खौफ में शिकार करता है कि आने वाली चीजें जो हैं, तो वो कहता है कि सीक्रेट अगर मैं रखूंगा तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी अ शील्ड। तो आप सोशल डेंजर में नहीं आएंगे, इमोशनल डेंजर में नहीं आएंगे। जैसे आप अपने घर की बहुत सारी बातें प्राइवेट रखते हैं और बहुत सारी बातें लोगों से सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि आपको फियर होता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमें लेबल कर दिया जाएगा, आई एम बैड, या इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है कि समथिंग बैड हैज हैपेंड। तो आपको टॉक्सिक किस्म की शेम फील होती है, इसलिए यू कीप इट सीक्रेट। जी, या फिर आपको कोई फियर ऑफ लॉस किसी चीज का होता है, मेरे पास पैसे हैं 10 लाख रुपया, तो मैं इसको सीक्रेट, मैं प्राइवेट नहीं रखूंगा, मैं इसको सीक्रेट रखूंगा कि मेरी बिलोंगिंग जो है सर ये वो कोई सीक्रेसी ले ना जाए। ये तो सर मे बी ये सीक्रेसी बचपन से डेवलप हो रही हो, जैसे उस बच्चे को ट्रीट नहीं अच्छा किया गया और उसका जो फियर ब्रेन है वही एक्टिव ज्यादा रहता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो नहीं इतना अच्छा काम करता और वो सर्वाइवल के या अच्छे जो चीजें वो नहीं सोच पाता।
तो सर बात ये है कि वो सीक्रेसी बड़े होके ये डिफरेंट एडिक्शंस में कैसे चेंज हो जाती है, और ये जो स्पेशली ये जो चीटिंग पार्टनर्स है, ये इससे इसका क्या ताल्लुक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जब भी कोई इंसान मॉरल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, तो उसका जो ब्रेन है वो मानता है कि ये किसी को पता नहीं चलेगा, और उसकी जो इंस्टिंक्टिव चीज है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आप बच्चे को बता दें कि अगर ये काम हो जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी, और बार बार आप उसको बता दें, और आप कहते नहीं मामा को पता लग गया तो बाबा गलत, तो काम खराब हो जाएगा, तो आप उसकी सीक्रेसी ही तो ब्रेक कर रहे होते हैं, इसलिए तो वो नहीं कर रहा होता। ये जो बंदा सीक्रेट चीजों को प्रोटेक्टेड शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं इन चीजों में जाने के लिए, अगर वो निग्लेक्ट हुआ हुआ तो। अब क्लियर होगी बात? अगर उसको अपनी सीक्रेसी लूज होने का खौफ होगा, वो काम गलत नहीं करेगा। ओके, क्योंकि दिस इज अ मियाँ बीवी का रिलेशन, मैंने आपको बताया प्राइवेट होता है, सीक्रेट नहीं होता, लेकिन ये काम सीक्रेट रखना चाहता है। जिस बंदे को सीक्रेसी लूज होने का फिक्र होता है ना, जिसको, वो काम गलत नहीं होता, वो काम, क्योंकि शेम वाली फैक्टर में एम्बैरेसमेंट फील होती है ना बहुत ज्यादा, तो जिसको सीक्रेट रखने की बहुत ज्यादा आदत होती है, और वो कहीं से इस तरह का हुआ तो वो एडिक्शन में जाता है। आप देख रहे हैं सिगरेट पीने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जिक्र नहीं करते। अगर उसको पता हो कि ये पेट का हल्का है, तो वो हो सकता है सिगरेट ना ही पिए। ये बड़ी कॉमन सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना नर्वस सिस्टम जो है ना आपका ट्रुथ को इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा होता है। जब वो समझ जाता है ना कि मैं कोई चीज सीख रहा, चोरी वाला, चोरी की चले एग्जांपल ले लेते हैं। जो बंदा चोरी करता है और उसका पता चल जाए कि इसकी बात खुल जाएगी, क्या वो चोरी करेगा? नमूना सलीम डार। जी सर, नहीं करेगा। बस मेरा ख्याल है यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन। सर अहमद सुदैस का एक क्वेश्चन आया था, कैन अ रिलेशनशिप सर्वाइव लॉन्ग टर्म सीक्रेसी? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क और मुश्क, यानी मुश्क कहते हैं खुशबू को, और इश्क जो है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। आपके चेहरे पे, आपके खद्दो खाल, अगर वो बंदा समझने वाला है तो उसको नजर आना शुरू हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। सीक्रेसी बहुत ज्यादा देर तक आप कायम नहीं रख सके, क्योंकि आपके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। आपका पहला जो बिहेवियर था, वो पहले बहुत ज्यादा आप हाइटेंड फील करते हैं, और घर वाले अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कहते हैं तेनों कितना प्यार हो गया है। और फिर उसके बाद आप आइसोलेट होना शुरू हो जाएंगे, आप अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, आप अपने मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, घर वालों को पता चल जाएगा। मुश्किल हो जाता है सीक्रेसी को कंटिन्यू करना ज्यादा देर तक, अनटिल के यू हैव लर्नड इट हाउ टू कीप इट सीक्रेट। आप बड़े चोर हैं तो फिर आप सीक्रेट रख लेंगे, अगर आप छोटे चोर हैं तो फिर नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो चुका ना। इसलिए तो जो लोग गलत काम करते हैं पाकिस्तान में नहीं करते, वो दुबई जाकर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकेगा, कोई मुझे चेक नहीं कर सकता, मेरे घर वाला कोई नहीं आ सकता। तो यस, इट हैपेंस। जी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। सर बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, कौन सी वजूहात एक मर्द को जिनसी तशद्दुद करने वाला बनाती है? हमारे चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन दौरान। ये तो मेरा ख्याल है इसका जवाब तो मिल गया, इसका जवाब तो मैंने दरमियान में ही कवर कर दिया था। यस सर। ये और ये जो सीरियल किलर्स होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, ये जो है ना, और ये जो सेक्सुअल ऑब्सेस्ड पीपल होते हैं, ये जो रेपिस्ट होते हैं, रेप इज नॉट अ सेक्सुअल ऑफेंस, इट इज एन अग्रेसिव ऑफेंस, इट इज अ वायलेंस। ओके, ये बेसिकली रिवेंज होता है किसी इंसान का, इट इज अ रिवेंजफुल एक्शन ऑफ द अनमेट नीड्स, जो कि उसको बचपन में मिलनी चाहिए थी, तो वो उसका रिएक्टिव बिहेवियर में इंसान जो है रेप या इस तरह के कामों में चला जाता है। कुल एक बात पूछना चाह रही थी कि ठीक है, इसका मतलब क्या ये है कि बचपन से बच्चों को
उनकी गलतियां या उनकी जो भी कोई मिस्टेक्स या क्या कहना चाहिए कमियां हैं, तो वो उनको ऑन करना सिखाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिखाते हैं, लेकिन मैं ऑन द होल बात कर रही हूँ कि सिखाना चाहिए। और ये चीज़ें अगर ज़्यादा वर्स हो जाएँ तो वो इस पॉइंट तक भी चली जाती हैं कि वो बड़े होने पर वो चीज़ें बड़ी होती रहती हैं, वो प्रॉब्लम्स बड़ी होती रहती हैं, अपनी गलतियाँ ना मानना, या अगर वो मान रहे हैं तो उसपे उन्हें शर्मिंदा करना, फिर वो सीक्रेसी में चले जाते हैं। और वो जो सीक्रेसी है, फिर जब बड़े होके वो रिलेशंस बिल्ड करते हैं अपने स्पाउस के साथ या किसी के साथ, तो वो उन्हें बात करने की या अपना आप एक्सप्लेन करने की आदत नहीं रहती। वो एक दूसरा लूप होल ढूँढ लेते हैं, दूसरा रास्ता, दूसरा रिलेशन ढूँढ लेते हैं, लेकिन उस रिलेशन में गलतियों को काउंटर नहीं करते, वो सामना नहीं करते अपनी गलतियों का। क्या ये इस तरह जो है कनेक्ट करता है सीक्रेसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, और सीक्रेसी कैसा रिलेट करती है एडिक्शंस को, कि वो जब तकलीफ हुई तो फिर वो ड्रग्स में चले गए, लेकिन उसे उसे काउंटर नहीं किया, उस तकलीफ को किसी के सामने नहीं लेके आए, या उसको एड्रेस नहीं किया प्रॉपर्ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। क्या ये इसका रिलेशन है? कल जब आप बच्चों की ट्रेनिंग कर रही थी, मतलब किसी वक्त भी, तो क्या आपने कोई सेक्स की ट्रेनिंग की थी? जी मैं नहीं, नहीं, यू केप्ट इट सीक्रेट ना? नहीं, बिल्कुल छोटा बच्चा तो नहीं कर सकते ना, थोड़े बड़े हों तो हाँ, जब वो सवाल का जवाब दें। आपके बच्चे छोटे तो नहीं है ना? जी, जी, नहीं, नहीं की ना? तो नहीं, आपका क्या ख्याल है, आपके बच्चे ने नहीं सीखा? शायद ना सीखा हो सर, तो मे फिर बी। आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं सबसे पहले। आई एम सॉरी, बसीरत का भी और बसारत का भी, दोनों का। अगर मैंने अपने बच्चे को लीगल तरीके नहीं सिखाए तो मेरा हमसाया सिखाएगा, ये रेस्ट एश्योर। तो अब वो आपसे डिस्कस भी नहीं करेगा, क्योंकि ये काम पेरेंट्स का था। कुरान पाक की बातें आप छुपाना चाहती हैं, अहादीस की बातें आप छुपाना चाहती हैं। नाउ यू स्टार्टेड टू कीप दिस सिगरेट। चुप करो, गलत बात है, ये बच्चों वाली बात नहीं है। बच्चों को आपसे ज्यादा पता है, 50 जगहों पे उसके कंप्यूटर के ऊपर आते हैं। आपको नहीं पता इस बात का, आपको नहीं चलाना आता, उसको आता है। बाबा पहले पेरेंट्स कहते थे, पहले पेरेंट्स कहते थे कि ये सीन बच्चों के देखने वाला नहीं है। आजकल बच्चे कहते हैं बाबा ये सीन आपके देखने वाला नहीं है। जब आपने चीजें शेयर नहीं की तो आप ये समझते हैं कि आपने कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली। ऐसे कभी नहीं होगा मोहतरमा। सूरह नूर पूरी जाके पढ़ें पहले, और किसी अपनी क्लास के बच्चों को आप माशाल्लाह कराती भी हैं ट्रेनिंग, स्कूल के बच्चों को एक एक को जिम्मेदारी दें, ये पढ़ाए। अगर बच्चा आपके साथ कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल एंड यू आर कीपिंग इट सीक्रेट, इट इज अ प्राइवेट बट नॉट सीक्रेट, and you have not told him what is private and what is secret, and he doesn't have that understanding at the age of 4 5 6 7 what is your private, what is your secret, या कोई भी चीज, तो he will keep all the discussion secret from you। वो पासवर्ड भी लगाएगा, आप समझेंगे इसने मोबाइल पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, उसने उसकी एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगाया हुआ, आपको पता ही नहीं है। आप टीवी नहीं देखने देते, वो मोबाइल पे सारा कुछ देख लेगा। यू डोंट सिट विद हिम और हर, वो अपने दोस्तों यारों के साथ बैठेगा। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। ये मैडम मैमूना को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इन्होंने ये क्वेश्चन करके ये 30-35 लोगों का घरों का मसला हल किया है।